हेलो दोस्तों, डॉक्टर बीएमएस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्वल और कैमरे पे हैं दीपांशु। आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रज्वल। मैं 22 बैच से हूँ, स्वामी कल्याण देव से। तो आज हम जिसका पॉडकास्ट करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर सैफ अली अंसारी बोस। 20 बैच से हैं वो। तो वो एसटीडी का चिराग बोला जाता है, क्योंकि एग्जाम से पहले जो काली रात होती है उसको वो रोशन करते हैं। वो एसटीडी के अंदर दो चरक क्विज भी जीत चुके हैं। तो आइए हम वेलकम करते हैं डॉक्टर सैफ अली अंसारी बोस का। नमस्ते बॉस। नमस्ते बॉस। तो सबसे पहले हम डॉक्टर सैफ अली अंसारी बोस से उनका इंट्रो जानना चाहेंगे। बोस, हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम है सैफ अली अंसारी। मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट का हूँ और नीट के प्रिपरेशन के बाद से लगभग मैंने 3 बार प्रिपरेशन की। उसके बाद से मेरा सिलेक्शन हुआ यहाँ पर और काफ़ी अच्छी जगह है ये। स्वामी कल्याण में मेरा सिलेक्शन हुआ और इस समय मैं बीएमएस में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो बोस, पहला सवाल ये है कि जब आपने यहाँ पे एडमिशन लिया तो जब आप फर्स्ट ईयर में आए तो आपका कॉलेज के लिए क्या पर्सपेक्टिव था? एक्चुअली जब मैं आया था उस समय लखनऊ से मैं अकेले आया था यहाँ पर। तो मुझे गाड़ी वाले ने, तुमको पता हो, उधर चौराहे पे उतार दिया। तो मैं पैदल पैदल आया तो मुझे कुछ पता नहीं था कॉलेज के बारे में। सब हर जगह जंगल झाड़ियाँ थी। आए यहाँ पर देखे तो थोड़ा अजीब लगा जंगल। उस समय तो बहुत झाड़ियाँ थी यहाँ पर, मुझसे लंबे लंबे झाड़ियाँ थे यहाँ पर। तो ऐसे ही रहा कॉलेज, लेकिन हाँ दिल लग गया धीरे धीरे करते करते। तो आपकी फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक की जर्नी कैसे रही कॉलेज में, और ओवरऑल जर्नी कैसे रही? ओवरऑल जर्नी तो देखो बहुत उतार चढ़ाव रहा, ठीक है। बहुत सारे खुशियां भी देखी, थोड़े गम भी देखे और काफी अच्छा जर्नी रहा। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीएमएस में आकर के मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पर आयुर्वेद को जानने का जो मौका मिला मुझे, बहुत बहुत सौभाग्य वाले हैं। और लोग कहते हैं कि हम आयुर्वेद को नहीं चुनते हैं, आयुर्वेद हमें चुनता है। जी सर। तो आपके लिए एक सवाल है कि हम लोगों के अंदर, सबके अंदर एक डाउट रहता है कि एग्जाम की प्रिपरेशन करने का सही तरीका क्या रहता है। तो जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि सैफ बोस की चरक में बहुत अच्छी पकड़ है, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि चरक को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा? देखो, पहले अगर बात करें हम अगर एग्जाम की प्रिपरेशन की, तो मेरा तो हमेशा से मानना यही है कि आप जिस दिन से आप जिस भी ईयर में जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिस भी प्रॉफ में जा रहे हैं आप, तो आप पहले दिन से थोड़ा थोड़ा करना शुरू कीजिए। ठीक है, ये सबके लिए है कि आप पहले दिन से ही थोड़ा थोड़ा जो भी पार्ट्स उठाएं आप, फॉर एग्जांपल द्रव्यगुण उठाए आप, तो उसको प्लांट्स याद करना शुरू कर दिए। तो पर डे आप मान लीजिए कि थोड़ा थोड़ा करते जाइए, ताकि वो लास्ट में आकर के आपको रिवीजन करने का टाइम मिले। पहली बार लास्ट में आकर के आपको पहली बार रिवीजन ना करना पड़े, आपको रिवीजन करना पड़े। दूसरी बात हम बात करते हैं चरक की, तो इतना भी नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ ये कि थोड़ा सा चरक का मुझे हमेशा से लगाव रहा था। मेरे एक सीनियर भी थे, डॉक्टर प्रतीक यादव बोस, 18 बैच के थे वो। तो उन्होंने मुझे चरक पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया था और उनसे फिर मैं किया। और अब मैं आगे अपने जूनियर्स को भी कहता हूँ कि भाई अगर आपने संहिता पढ़ी है तो आपको फिर सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ तो फाइनल ईयर में हैं आप अगर, तो फाइनल की काय चिकित्सा हो गई, पंचकर्मा हो गई, गायनी हो गई, पीडियाट्रिक्स हो गई, ये चारों सब्जेक्ट चरक संहिता के अंदर हैं। ठीक है, शालाक्य हो गया, शल्य हो गया, ये दोनों सब्जेक्ट, इवन कौमार वृत्त के कुछ पार्ट्स हो गए, ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं ये आपके सुश्रुत संहिता में मिल जाएंगे। तो अगर आप दो संहिता पढ़ लिए, यानी कि आपने फाइनल ईयर के 9 सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो ये आसानी होती है आपको सब्जेक्ट पढ़ने में और एक संहिता पढ़ने में। दूसरी बात यह है कि आप संहिता को कैसे पढ़ा जाए। तो संहिता को पढ़ने का तरीका, अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो संहिता को पढ़ने का तरीका सबसे पहली बार है कि आप डेली 1 घंटा, आप ये ना देखिए कितने चैप्टर पढ़ लिया, कितने पन्ने पढ़ लिए, नहीं, आप डेली बस 1 घंटा, जितना आपसे हो जाए। आप खाना भूल जाइए, चाहे कुछ भी करिए, सोने से पहले एक होना चाहिए कि मुझे 1 घंटा संहिता मुझे पढ़ना है। ठीक है, हाँ, पहली बार में कैसे पढ़ना है, तो पहली बार में आपको किसी भी संहिता को पढ़ने के लिए आप जो संहिता के हिंदी वाले वर्ड है, जैसे कोई आप चरक संहिता उठाएंगे तो श्लोक लिखी होगी, फिर उसके हिंदी ट्रांसलेशन लिखा होगा और उसका विमर्श लिखा होगा। आप किसी भी राइटर की उठा सकते हैं, ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की हो गई या किसी की भी हो गई, ठीक है, जैसे अंबिका दत्त शास्त्री जी की जो सुश्रुत संहिता है, तो आप किसी की भी उठाइए। उन्होंने इनका लिखने का पैटर्न यही है कि पहले वो श्लोक को लिखते हैं, फिर उसके हिंदी व्याकरण को और फिर उसके विमर्श को। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप केवल उसके हिंदी व्याकरण को पढ़िए, ठीक है, जो उसके हिंदी ट्रांसलेशन दिए उसको पढ़िए। जब आप दूसरी बार पढ़िए चरक को, एक बार आपने पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़िए तो आप
पहले थोड़ा थोड़ा श्लोक मिलाना शुरू कीजिए, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में आते हैं ना, हम हिंदी मीडियम से आते हैं, यूपी बोर्ड से आते हैं, इवन आईसीएसई बोर्ड से आते हैं, तो हमें संस्कृत तो फिर हमारी टंग पे ही नहीं होती है, वो निकलती ही नहीं है जुबान से, वो बिल्कुल श्लोक याद करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, तो आप इस तरह से बस कर सकते हैं कि पहले आप थोड़ा सा श्लोक पढ़े और फिर उसके बाद से उसकी विमर्श पढ़े। तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो विमर्श के साथ पढ़िए। अगर आपने 3 बार संहिता को इस तरह से पढ़ लिया कि पहले केवल आपने अनुवाद को पढ़ा, दूसरी बार में श्लोक के साथ अनुवाद पढ़ा, तीसरी बार में श्लोक के साथ अनुवाद के साथ विमर्श भी पढ़ा, तो फिर आपकी संहिता में पकड़ इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आपको मजा आने लगेगा फिर पढ़ के, फिर आप उसमें डूबते हुए चले जाएंगे। बस एक बार ये आंसर दीजिए कि जैसे आप बीएमएस में जब आए थे स्टार्टिंग में, तो आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? बिल्कुल। तो इससे पहले तो मैं जो था 12th में जब था मैं, तो विद्या मंदिर में पढ़ा था, मैं सीबीएसई बोर्ड से ही थी। तो वहां से जब मैं आया उसके बाद से बीएससी भी किया मैंने, बीएससी के साथ साथ मैंने फिर अपनी तैयारी भी की थी। ठीक है, तैयारी करने के बाद जब यहाँ पर आया तो सबसे पहले तो यही आया कि इंग्लिश कहाँ, इंग्लिश से डायरेक्ट हम आ गए हिंदी, हिंदी भी नहीं हम कहेंगे संस्कृत में आ गए हम। ठीक है, जो कि हमें कुछ पता ही नहीं होता है इवन संस्कृत के बारे में, संस्कृत पढ़ना तक नहीं आता है, जुबान पे नहीं आती है। ठीक है, तो लेकिन हाँ ये था कि सीनियरों ने मदद किया हमारे और टीचर्स ने मदद किया हमारे, काफी मदद मिली हमें, और फिर धीरे धीरे ढल जाता है आदमी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सीख जाते हैं। अगर सीखने की जज्बा होना चाहिए, आप ऐसे भागे ना, उसको सीखने की कोशिश करें और बहुत वक्त नहीं लगता है, हो जाता है। तो सभी का एक डाउट रहता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सीनियर्स जो हैं कि वो जल्दी ही पीजी का एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं अपने सीनियर से यहाँ पे 2 सवाल एक साथ लेना चाहूंगा कि पीजी को करने का सही तरीका क्या है, मतलब पीजी की प्रिपरेशन का सही तरीका क्या है, सही टाइम क्या है। और बहुत लोगों का, साथ ही मेरा भी ये डाउट रहता है कि जैसे कि हम श्लोक नहीं पढ़ पाते हैं या श्लोक हमें ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहते हैं, काफी लंबे लंबे श्लोक होते हैं, चरक सुश्रुत के अंदर बहुत सारे श्लोक होते हैं, वो हमें श्लोक याद नहीं कर पाता हूँ, तो क्या मैं पीजी की प्रिपरेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो सबसे पहले आपके सवाल पे लेना चाहूंगा कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमडी एमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कब से शुरू कर सकते हैं इसको प्रिपरेशन। तो आप सबसे इसका पढ़ने का तरीका जो सबसे बेस्ट है वो है फर्स्ट ईयर से। आप कहेंगे अरे फर्स्ट ईयर में कहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो जिस साल आप जिस ईयर को पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर को पढ़ रहे हैं, तो आप इतना पढ़िए, आप पीजी सोच के मत पढ़िए, बट इस तरह से पढ़िए कि आप हर चीज को याद कर लीजिए, हर चीज को आप हिंदी से याद कर लीजिए, आप उसको श्लोक से याद कीजिए, जैसे भी फिलहाल तो आप जिस तरह से याद करते हैं हर साल को आप उस तरीके से पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, यानी कि आप प्रॉफ वाइज आप अपने आप को कंठस्थ करे चलिए। सबसे जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सेकंड प्रॉफ में। सेकंड प्रॉफ में जो रसास्त्र, भेषज कल्पना और द्रव्यगुण वगैरह जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, अब संस्कृत और अगर तंत्र भी उसमें जुड़ चुके हैं, चरक संहिता है, संहिता तो खैर अलग छोड़ा जाए, अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो आप इनको अगर आप बहुत अच्छे से कर लिए, ठीक है, तो आपको फिर इस समय ला करके, जैसे मैं इस फेज में हूँ, ठीक है, इंटर्नशिप के फेज में हूँ और अभी मुझे पीजी की तैयारी कर रहा हूँ या करना हूँ, ठीक है, तो इस समय आपको इतना आसानी लगेगा अगर आपने प्रॉफ वाइज उसको कर लिया है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई आदमी प्रॉफ वाइज नहीं कर पाया, ठीक है, अब वो आगे आ गया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 21 बैच है, अपने 20 बैच तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं उसी में हूँ, ठीक है, इतना मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जैसे 21 बैच है या 22 बैच है या नीचे के जितने भी जूनियर हैं, ठीक है, जो फाइनल ईयर में आ चुके हैं या सेकेंड प्रॉफ में हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप शुरुआत से ही बिल्कुल फाइनल प्रॉफ में जो आया है वो शुरू से ही बिल्कुल इस तरह से सबसे पहले वो कोशिश करे कि 2 से 4 महीने के अंदर अंदर पहले एक बार संहिता पढ़े, सारे सब्जेक्ट छोड़ करके पहले वो संहिता पढ़े, क्योंकि एक बार वो संहिता पढ़ लेगा, ठीक है, तो अपने आप को 2-3 सब्जेक्ट तैयार कर लिया, ठीक है। तो तैयारी करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हर साल लेकर चलिए। अगर आपने नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, मैं कहूंगा कि अगर आप डेली 4 घंटे दे रहे हैं डेली, ठीक है, तो आप आसानी से आप उसको क्रैक कर ले जाएंगे। बस यहाँ पे एक सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि आजकल की जो पीजी की कोचिंग्स हैं वो काफी कॉस्टली होती है, इनकेस अगर वो कोचिंग कोई नहीं ले पाता है तो क्या बिना कोचिंग के भी क्या सिलेक्शन हो सकते हैं? बिल्कुल, आज कोचिंग चल रही है, ठीक है, आज से लगभग 5-7 साल पहले कोई कोचिंग नहीं थी। जितने भी हम लोग प्रोफेसर टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सब एमडी और एमएससी हैं, ठीक है। तो तरीका बस यही है कि आपको क्या करना है, आपको संहिता सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत किताबें आती हैं। अगर कोई ये मतलब पैसे नहीं लिए गए इनसे, लेकिन मैं एक बुक सजेस्ट कर दे रहा हूँ सबके लिए। एक है आयुर्वेद समुच्चय बुक है, ठीक है, आयुर्वेद समुच्चय। उन्होंने अच्छी बात किया है कि उन्होंने हर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हैं और संहिता के चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं, ठीक है। मोस्टली किताब में जो होती है पीजी की किताबों में वो मिक्स क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर होते हैं, तो लड़के कर नहीं पाते हैं।
तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप आयुर्वेद समुच्चय, और मैं बोल दूंगा इनसे कि थंबनेल में उसको डाल देंगे वो, ठीक है, उसकी किताब को आप लगाइए। वो एमसीक्यूज के लिए अच्छी है, आपके जो प्रॉफ में भी जो आने लगे एमसीक्यूज उसके लिए भी वो अच्छी है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी अच्छी है, तो आप कर सकते हैं इस तरह अच्छा, से। पीजी से रिलेटेड बॉस एक लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि इन केस अगर किसी का गवर्नमेंट पीजी में नहीं हो पाता है तो क्या प्राइवेट पीजी गुड ऑप्शन होता है? बिल्कुल। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है आपको, ठीक है, जो भी जा रहे हैं चाहे कर रहे हैं, अब आपके पास रास्ते बहुत अच्छे खुल चुके हैं। आप इस समय तैयारी फेज में नहीं है, ठीक है, कि हमें आगे रास्ता पता नहीं है। आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं भी करते हैं तो भी आपके पास बहुत रास्ते हैं, लेकिन भाई पोस्ट ग्रेजुएशन एक अच्छी चीज है, ठीक है, बहुत रास्ते आपके और खुलेंगे। लेकिन अगर आपको एमडी गवर्नमेंट से नहीं मिलता है, ठीक है, और फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल हैं तो फिर तो अच्छी बात है। अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो बहुत ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी जॉब के साथ साथ में, ठीक है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन को परसू कर सकते हैं। अच्छा, बॉस आपके फ्यूचर प्लान क्या रहेंगे? फिलहाल तो मेरे फ्यूचर प्लान्स तो फिलहाल एमडी की तैयारी कर रहा हूँ, और मेरा जो मतलब ख्वाहिश है वो एक सर्जरी का है, ठीक है, तो मैं बीएचयू से सर्जरी लेने का मेरा प्लान मतलब वो है, सोच हमेशा से है, और उसी हिसाब से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपनी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आयुर्वेद में क्या मतलब जैसे इनकेस अगर किसी का पीजी हो जाता है तो स्कोप काफी है, लेकिन इनकेस अगर किसी का पीजी नहीं होता है तो क्या वो आयुर्वेद में उसको आगे जा सकता है, उसमें स्कोप है? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं स्कोप की बात करूं पॉइंट वाइज, तो सबसे पहला तो है कि आप किसी के अंडर में आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है, ये सबसे नीचे का स्कोप है कि किसी के अंडर में रह के आप जॉब कर सकते हैं, अच्छी सैलरी ले सकते हैं आप। दूसरी ये होती है कि आप अपनी प्रैक्टिस डाल सकते हैं, ठीक है, एमडी के बीएमएस के बाद से आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, अपनी क्लिनिक डालने के लिए। तीसरी चीज ये है कि आप टीचर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है, बतौर मोस्टली तो जगहों पर एमडी को ही लेते हैं, लेकिन और भी जगहों पर आपको टीचर के तौर पर ले सकते हैं। चौथी चीज ये है कि आप जो भी फार्मेसीज वगैरह हैं, ठीक है, आप फार्मेसी या पर ही डाल सकते हैं या फिर किसी फार्मेसी में आप काम कर सकते हैं। पांचवी जो चीज है जो बहुत बेहतरीन है और अब इस पर सरकार बहुत ध्यान भी दे रही है, वो ये है कि रिसर्च फील्ड में जो नई नई ड्रग्स हैं या फिर जो पुरानी ड्रग्स हैं जिन पे हमारे आचार्यों ने जो ड्रग्स देकर चले गए हैं, उन पे जो नए नए शोध हो रहे हैं, ठीक है, उन पे बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप इसमें जा सकते हैं, और सरकार इस पे टाइम टू टाइम पे अच्छी इनिशिएटिव ले रही है। तो एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि जैसे कि जो कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है तो उसका एक सवाल कहीं ना कहीं ये रहता है कि क्या हॉस्पिटल की ओपीडी कैसे चलती है? तो आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपसे ज्यादा बेटर कौन बता सकता है इसको? अपने यहाँ तो देखो हॉस्पिटल बहुत अच्छी है, ठीक है, काफी अच्छी है, यहाँ के फैकल्टीज भी काफी अच्छे हैं, और बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं यहाँ पर, दिल्ली और इधर बागपत से लेकर के और इधर उत्तराखंड से भी, तो काफी दूर दूर से भी अपने यहाँ मरीज आते हैं। और हॉस्पिटल अच्छी है अपनी, 1 रुपए में सारे इलाज हो जाते हैं, टेस्ट भी सारे सब होते हैं। और आपके साथ अगर मैं अपने हॉस्पिटल की कुछ कहते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राइड को अगर शेयर करूं मैं, तो मेरे सामने एक केस आया था, वो बहुत उनका जो ये था ब्लड शुगर लेवल था, डायबिटीज के पेशेंट थे वो, उनका ब्लड शुगर लेवल 550 से ऊपर चल रही थी और उनकी किडनी फेलियर की तरफ जा रही थी वो, ठीक है। यहाँ पर हमारे एक फैकल्टीज हैं, उन्होंने उनका इलाज किया और काफी टाइम तक उन्होंने फॉलोअप भी किया, मरीज भी अच्छे थे, ठीक है, जिस तरह से हमारे आचार्यों ने मरीजों के बारे में बताया, आढ़ रोगी विषय बस्य ज्ञापक अनुभव, तो उस हिसाब से वो थे कि उन्होंने बात को माना और फॉलोअप किया, और लगभग 3 से 4 महीने के अंदर अंदर उन पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल आ गया था वो 124 पे आ गई थी। तो आप इसको देख सकते हैं, और काफी उनमें सुधार भी आई थी, किडनी जो प्रॉब्लम थी उसमें भी काफी सुधार आया। तो इस तरह से फिस्चुलाज के यहाँ पर बहुत अच्छे पेशेंट्स आते हैं और उनकी इलाज बहुत अच्छे से होती है, फिस्चुला वगैरह की। यहाँ पर गठिया विभाग बहुत अच्छी चलती है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे पेशेंट्स आते हैं, और यहाँ पर जो महिला के हैं, ठीक है, उनकी भी काफी अच्छी यहाँ पर रहती हैं। किसी किसी का ये डाउट रहता है कि पढ़ाई के साथ क्या प्रैक्टिस करना गुड ऑप्शन है या नहीं? देखिए, शुरुआत में अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो मैं तो कहूंगा कि आप पढ़ाई के साथ में थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप अब कॉलेज में आ चुके हैं, तो आप घूमिए फिरिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लीजिए, जैसे आप सेकंड ईयर में आइए, आप कोशिश कीजिए कि उस समय बहुत ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन का आपके पास में टेंशन नहीं रहता है पीजी का, तो आप कोशिश कीजिए कि जब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आप जा रहे हैं, फर्स्ट क्रॉप से सेकंड क्रॉप में जा रहे हैं, उस समय आप कोशिश कीजिए कि कहीं मॉडर्न प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कीजिए आप, ठीक है, और थोड़ा सीखिए आप, क्योंकि हम आयुर्वेद में मतलब सब देखेंगे, ठीक है। तो आयुर्वेद जो कॉलेज है यूपी के अंदर में, यहाँ पर मॉडर्न प्रैक्टिसेस नहीं होते हैं, यहाँ पर प्योर जो है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस होते हैं। तो आप मॉडर्न प्रैक्टिस के लिए
बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन फाइनल ईयर में आप कोशिश कीजिए कि आप एमडी की तैयारी कीजिए, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता है वो। जी सर। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि कहते हैं कि आपका जैसे जैसे समय आ रहा है तो आपकी एक विदाई का समय आ रहा है कॉलेज से, तो आपको क्या कहते हैं जो आपकी हॉस्टल लाइफ रही है वो ओवरऑल कैसी रही है? विदाई तो खैर पहले ही हो चुका है, अब तो हम मेहमान के तौर पे ही रह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो कॉलेज लाइफ रही है, हॉस्टल की जो लाइफ है, बहुत मतलब कहते हैं ना कि अगर आप सुकून कहीं पर है तो वो हॉस्टल में ही है, ठीक है। हम इवन अब तो हाल ये हो गया कि घर जाते हैं सोचते हैं यार हॉस्टल ही चलते हैं, वहाँ दो हॉस्टल में कितना भी दिन रह लो सुकून रहता है, दोस्तों के पास सुकून रहता है, आप अपने दुख को दर्द को आप मतलब हंस के बांट सकते हैं। और आप दुख, अब जूनियर है मेरा प्रज्वल, ये ठीक है, काफी अच्छा लड़का, इनसे अगर मैं कह दूं 10 बजे रात में, 12 बजे रात में, 2 बजे रात में अगर एग्जाम के टाइम में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अगर प्रज्वल बहुत हेल्प करता है, जो भी जूनियर है हमारे, दीपांशु है, चाहे जो भी जूनियर है हमारे जितने भी हैं, ठीक है, इनसे एक बार कह दीजिए कि भैया ये ला दीजिए, तुरंत ले आते हैं, इनके भी फायदा रहते हैं चूंकि। लेकिन यही हॉस्टल लाइफ याद आता है कि जूनियर सीनियर इतने प्यार से रहते हैं, इतने अच्छे से रहते हैं, तो बहुत याद आएगा, मिस करेंगे आप? बहुत याद, अभी भी मिस करते हैं, बहुत याद आता है। तो हम एक लास्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा होगा रैपिड राउंड। मैं आपसे एक फ्रीक्वेंट को सवाल पूछूंगा, तो आपको उसमें एक लाइन का आंसर देना है, उसमें एक एक करना है। जैसे कि क्या कहते हैं, टैबलेट की लैपटॉप? टैबलेट। मॉर्निंग स्टडी की नाइट स्टडी? पूरी रात। पूरी रात। मूवीज की बुक्स? बुक्स कम पसंद है, मतलब नॉवेल कम पसंद है, किताबें तो अलग बात हो गई। माउंटेन्स या बीच? माउंटेन्स। टी की कॉफी? चाय। टी। और इंस्टाग्राम की यूट्यूब? इंस्टा। पिज्जा बर्गर? बर्गर। इसका इंट्रोवर्ट की एक्सट्रोवर्ट? प्योर एक्सट्रोवर्ट। अच्छा बॉस, अगर कोई स्वामी कल्याण देव लेना चाहता है तो उसके लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट? आप अगर, सबसे पहली बात है कि आप अगर चाह रहे हैं सेकंड ऑप्शन के तौर पर बीएमएस, तो मैं कहूंगा आप इसको फर्स्ट ऑप्शन पे रखिए। जो भी हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्त, ठीक है, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल मायूस मत होइए। हम गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज हम लोग भी पढ़ रहे हैं और इंटर्नशिप चल रही है हमारी, काफी स्कोप है इसमें भी, फ्यूचर में भी काफी स्कोप है। अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है तो बहुत रास्ते हैं आपके पास में, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है। हमारा कॉलेज की बात करें तो ये काफी बेहतर कॉलेज है, यहाँ की पढ़ाई बहुत बेहतरीन होती है, फैकल्टीज काफी अच्छे हैं, हेल्पिंग है। सीनियर और जूनियर की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई मेंटल टॉर्चर नहीं है, ठीक है, सब बहुत हेल्प करते हैं आपकी, चाहे वो सीनियर हो या फिर क्लासमेट्स हो, हर कोई आपकी बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप स्वामी कल्याण देव जो हमारे मुजफ्फरनगर में कॉलेज है, बीएमएस कॉलेज है, अगर आप इसको परसू करना चाहते हैं, इसे बीएमएस करना चाहते हैं, काफी बेहतर कॉलेज है, यहाँ पर काफी चीज सीखने को मिलती है, ठीक है, और स्पॉट्स भी काफी अच्छे हैं। यहाँ से हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, काफी अच्छे जगह यहाँ घूमने के लिए भी है। तो अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, थक गए हैं, तो थोड़ा आप घूम भी आ सकते हैं, चाहे वो 2 बजे रात में भी निकल सकते हैं घूमने, तो काफी बेहतर है। जो भी जूनियर है मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग घूम रहे हैं तो घूमिए, ठीक है, मजे कीजिए, कॉलेज बिल्कुल मजे के लिए है, लेकिन आप उसके साथ में पढ़ाई कीजिए अपनी, ठीक है। मेरी हमेशा से यही सलाह रही है जूनियर से या फिर जो भी लोग हैं कि आप अपना, जो हमारा मेन एम है वो है पढ़ना, ठीक है। हम लोग बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है फ्यूचर में, ताकि हमसे जो मरीज हो, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, भगवान ने हमको जो दिया है, चुना है हमको मरीजों की सेवा के लिए, तो आप इतना पढ़िए कि आपसे कभी कोई गलती ना हो जाए, किसी का कुछ नुकसान ना हो जाए। तो आप लोग इस तरह से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, दिल खोल के पढ़ाई कीजिए, टेंशन फ्री होकर के पढ़िए, मॉडर्न पढ़िए, आयुर्वेदा पढ़िए, हर चीज को पढ़िए, क्लिनिकल नॉलेज लीजिए। और जो भी आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, यहाँ पर जो भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, बहुत आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ठीक है।